हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता है डीएस यूनिक बायोलॉजी एक बार फिर आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज जो टॉपिक आपके सामने है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। 12वीं और आरबीएससी सीबीएसई के लिए ही नहीं बल्कि नीट पीएमटी जो भी एग्जामिनेशंस आपके बायोलॉजी से संबंधित होते हैं उनके लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी टीचर के लिए इसको समझाना एक टेढ़ी खीर से कम नहीं होता है। और आज जो हम आपके लिए टॉपिक पढ़ाएंगे इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कब आपने लेक्चर समाप्त कर लिया। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं हम जैव प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन हम इसका सबसे पहले पढ़ेंगे। जनरल इंट्रो में हम देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द है, इसका सबसे पहले यूज किसने किया, कहाँ किया और कितने सन में किया। उसके बाद में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन इसके बाद में हम इसकी देखेंगे। डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा का विकास हुआ। परिभाषा के विकास के बाद हम इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेंगे, जो एग्जाम्पल यानी कि सबसे पहले जो इसका यूज किया गया था, कहाँ किया गया था। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम इसमें पढ़ेंगे जीन इंजीनियरिंग यानी कि जीन अभियांत्रिकी। इस इंजीनियरिंग में हम देखेंगे सबसे पहले इसकी जो सबसे बेहतरीन विधि इसकी है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। अब पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होती है उसको हम देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे और फिर उस पुनर्योगज डीएनए तकनीक की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद में इसके विभिन्न स्टेप्स पढ़ेंगे कि 6 स्टेप्स में कैसे कैसे क्लियर होता है और डीएनए का हेर फेर पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम संपूर्ण लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम जितना पढ़ पाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में यदि उपलब्ध रहा तो हम अगला लेक्चर लेके आएंगे इसका, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि ये कम से कम लेक्चर में पूर्ण हो। लेकिन कम लेक्चर में यदि पूर्ण होगा तो इसको शॉर्ट में हमको बनाना पड़ेगा और यदि हम इसे अधिक बड़ा करेंगे तो आसानी से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, आपका साथ चाहिए, देखते रहिए डीएस यूनिक बायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रो देख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी ये शब्द है, ये विकसित कहाँ से हुआ। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी शब्द सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे कार्ल एरेकी और निवासी थे हंगरी के। यानी कि सर्वप्रथम हंगरी के वैज्ञानिक, हंगरी एक कंट्री है, एक देश है हंगरी के वैज्ञानिक एक जंतुविद थे हंगरी के, कार्ल एरेकी। कार्ल एरेकी एक जंतुविद थे। इन्होंने सबसे पहले बताया जैव प्रौद्योगिकी शब्द, और कब बताया, सन 1919 में, जब हमारे यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड चल रहा था। तब देखिए पाश्चात्य संस्कृति कितने आगे बढ़ चुकी थी, वो इनके विकास में लगी हुई थी। सन 1919 में हंगरी के वैज्ञानिक कार्ल एरेकी ने जैव प्रौद्योगिकी को बताया और जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा में इन्होंने बताया कि जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक होती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सजीवों, मुख्यतः सूक्ष्म जीवों जैसे एक कोशिकीय पादप हैं, एक कोशिकीय जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके घटकों और उनके घटकों के जो प्रक्रम हैं उनको प्रयोग में लाकर मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध कराना क्या है, जैव प्रौद्योगिकी। एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं पहले ही आपको बता रहा था ये एक जटिल टॉपिक है। देखिए इसकी परिभाषा, सजीवों, और सजीवों में भी मोस्टली सूक्ष्म जीवों, और सूक्ष्म जीवों में भी कौन, जैसे एक कोशिकीय पादप, एक कोशिकीय जंतु और कोशिकाएं
सजीवों मुख्यतः सूक्ष्म जीवों जैसे एक कोशिकीय पादप, जंतु, कोशिकाओं के घटकों। घटक क्या होते हैं? घटक यानी कि भाग, इनके घटकों का एवं इनमें उपयुक्त, उपयुक्त यानी कि उपयोग में लाए गए उपयुक्त प्रक्रमों का उपयोग कर, उपयुक्त प्रक्रमों का उपयोग कर मानव हेतु प्रयोग में लाए जाने लायक बनाना ही क्या है? जैव प्रौद्योगिकी है। अब देखिए एक संस्था है EFB, उसने भी इसकी परिभाषा दी है। उसने क्या परिभाषा दी है कि जैसे बायोकेमिस्ट्री है, जैव रसायन है, और भी जैसे जीवों से संबंधित बहुत सारी तकनीकें, उनमें इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना क्या है? जैव प्रौद्योगिकी है। अब देखिए डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि शब्द का अर्थ है क्या। ये जो शब्द है, ये शब्द दो शब्दों से मुख्यतः मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो प्लस टेक्नोलॉजी, हम सभी जानते हैं बायो का मतलब होता है जैव, जीव या सजीव, और टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है तकनीकें। टेक्नोलॉजी का अर्थ यहाँ पर आप टेक्निक्स भी कह सकते हैं, भ्रमित ना हो, कहीं आपको टेक्निक्स बताया गया होगा तो तकनीकें, यानी कि सजीवों का तकनीकी रूप से उपयोग करना क्या है? जैव प्रौद्योगिकी है। यदि ये परिभाषा आपको याद हो तो बेहतर है, लेकिन यदि ये आपको याद ना रहे तो आप सामान्य परिभाषा याद रख सकते हैं कि सजीवों का तकनीकी रूप में उपयोग करके मानव हेतु लाभप्रद बनाना ही क्या है? जैव प्रौद्योगिकी है। एक बार और आप ध्यान से सुनेंगे कि सजीवों को तकनीक में प्रयोग में लाकर मनुष्य हेतु लाभप्रद बनाना क्या है? जैव प्रौद्योगिकी है। थोड़ा सा जटिल टॉपिक है तो आपको ध्यान थोड़ा सा देना ही पड़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि इसमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में ये किसी के भी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार में समझाने की। तो हमने पढ़ लिया जनरल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे इसका एक एग्जाम्पल, इसका उपयोग सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी का कहाँ किया गया। देखिए स्कॉटलैंड एक देश है, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक इंस्टीट्यूट है, रोजलिन इंस्टीट्यूट। रोजलिन इंस्टीट्यूट, रोजलिन संस्थान इसे माना जाता है, इसे कहा जाता है। यानी कि रोजलिन संस्थान स्कॉटलैंड में एक छात्र था, एक वैज्ञानिक था जो कि इस पर अध्ययन कर रहा था। उसका नाम था इयान विल्मट। इयान विल्मट उसका नाम था, और बात थी 5 जुलाई 1996 की। देखिए स्कॉटलैंड में रोजलिन इंस्टीट्यूट में इयान विल्मट नामक एक छात्र इस पर बहुत दिनों से शोध कर रहा था। 5 जुलाई 1996 को उसने क्या किया, एक भेड़ थी और भेड़ का नाम था फिन डॉर्सेट। क्या नाम था भेड़ का? फिन डॉर्सेट। फिन डॉर्सेट एक भेड़ थी, और इस भेड़ को फिन डॉर्सेट नामक भेड़ की फिन डॉर्सेट नामक एक भेड़ थी। फिन डॉर्सेट क्या है? एक भेड़ का नाम है। हम पढ़ रहे हैं इयान विल्मट ने 5 जुलाई 1996 में एक फिन डॉर्सेट नामक भेड़ की स्तन की एक कोशिका काटी, स्तन की एक कोशिका को अलग किया, और क्या किया, एक दूसरी भेड़ थी, और दूसरी भेड़ का ध्यान रखेंगे आप, पहली भेड़ का नाम क्या था? फिन डॉर्सेट, और दूसरी भेड़ थी स्कॉटिश। यानी कि ये जो प्रजाति है स्कॉटलैंड में ही पाई जाती है, स्कॉटिश ब्लैक फेस। इस भेड़ की स्तन की कोशिका को इसकी अंडकोशिका, अंडकोशिका आप जानते हैं ना, मादा की जो कोशिका होती है वो कहलाती है अंडकोशिका, जिसमें अंडे का निर्माण होता है। इन दोनों को, नीट वाले बच्चे ध्यान दें, इस जगह पे से एक प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न है कि इयान विल्मट ने स्कॉटिश ब्लैक फेस
जिस भेड़ का यूज किया था अपने रिसर्च में, जिसका प्रयोग किया था, उसमें जो अंडकोश का काम में ली थी उसमें केंद्रक था या नहीं। तो मैं आपको बता दूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ये जो कोशिका इन्होंने उपयोग में ली थी ये केंद्रक विहीन थी, यानी कि इसके अंदर केंद्रक नहीं था। तो आप ध्यान रखेंगे स्कॉटिश ब्लैक फेस की जो अंड कोशिका थी उसमें केंद्रक नहीं था, ये एक केंद्रक रहित कोशिका थी। अब इन्होंने क्या किया, फिन डॉर्सेट की स्तन कोशिका और स्कॉटिश ब्लैक फेस की अंड कोशिका को लिया और दोनों के मध्य में एक क्रिया कराई जैव प्रौद्योगिकी अपनी देखभाल में, और एक क्लोन तैयार किया इन दोनों की कोशिकाओं को जोड़कर, और इस क्लोन को समाचार पत्रों के माध्यम से सन 1997 में इन्होंने बताया कि इससे मिलकर एक भेड़ तैयार हुई है, एक क्लोन तैयार हुआ है, और इस भेड़ का नाम दिया उन्होंने डॉली। यानी कि जो हम पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम किस जंतु का क्लोन बनाया गया और उसका नाम क्या था, तो हम बताएंगे सर्वप्रथम इयान विल्मोट ने एक भेड़ का क्लोन बनाया, और उस भेड़ के क्लोन में इन दोनों भेड़ों की प्रजाति काम मिली और उसका जो नाम दिया वो दिया डॉली भेड़। और कब दिया, सन 1997 में। मैं समझता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार और हम देखते हैं शॉर्ट में, स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में इयान विल्मोट अपने शोध कार्य पर थे। उस समय उन्होंने देखा 5 जुलाई 1996 को उन्होंने एक भेड़ ली और उस भेड़ की स्तन कोशिका को अलग किया, और भेड़ का नाम था फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन कोशिका को लेकर उन्होंने दूसरी भेड़ स्कॉटिश ब्लैक फेस की जो अंड कोशिका थी केंद्रक विहीन उसको लिया, दोनों को मिलाया और एक क्लोन निर्मित किया, और क्लोन 1997 में प्रकाशित किया। यानी कि क्लोन जो था उसकी इन्होंने सूचना समाचार माध्यमों के हिसाब से कब दी, 1997 में दी, और इन्होंने इस भेड़ को नाम दिया डॉली। ये जैव प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम किया गया एक बहुत ही लोकप्रिय प्रयोग था। जब भी एग्जाम्स में आता है तो प्रश्न इन 2 स्थानों पर से आता है, एक यहाँ अंड कोशिका से और यहाँ डॉली भेड़ से। ये भी आपको आगे के एग्जाम्स में याद रखने की चीज़ है, इन दोनों भेड़ों का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, इससे आगे हम पढ़ते हैं 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे जैव प्रौद्योगिकी पढ़ने के, इसके उपयोग और प्रक्रमों के अलावा जनरल इंट्रो, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में जो स्टेप हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए तकनीक पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सर्वप्रथम जीन संश्लेषण किया था वो किसने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। और इस पुनर्योगज डीएनए तकनीक को जो रास्ता मिला था वो हरगोविंद खुराना की उस खोज से ही मिला था। किस प्रकार मिला था, पुनर्योगज डीएनए होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेट डीएनए। देखिए, एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए से मिलाकर जो नया डीएनए उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट डीएनए प्लस सेकंड डीएनए, इन दोनों को मिलाकर जो डीएनए बनता है उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए है कि 2 विजातीय डीएनए को मिलाकर जिस डीएनए की उत्पत्ति होती है, हेर फेर करके दोनों डीएनए में जिस डीएनए की उत्पत्ति होती है रिकॉम्बिनेट डीएनए कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होती है, इसमें जो प्रक्रम काम में आते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में जो प्रक्रम काम में आते हैं उसे कहते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक। देखिए, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, इसकी खोज किसने की थी, अभी हम आपको बताते हैं। इसकी जो खोज थी उसका श्रेय किसको जाता है, स्टैनले कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर। 2 वैज्ञानिक थे, स्टैनले कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर। इन्होंने पुनर्योगज डीएनए तकनीक को
विकसित किया। कैसे विकसित किया? जिस प्रकार मैंने आपसे डॉली भेड़ को बताया उसी प्रकार इसको मैं आपको बेसिक में ले जाकर बताऊंगा। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट वोयर अपने शोध पर कार्य कर रहे थे, तो इन्होंने साल्मोनेला क्या है? साल्मोनेला टाइफी नहीं सुना आपने? टाइफाइड का जो रोगजनक होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला एवं स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, इकोलाई को आप याद रखेंगे। इकोलाई बहुत सारा काम में आता है, जैव प्रौद्योगिकी में जहां भी कार्य में आता है इकोलाई जीवाणु आता है। इन्होंने साल्मोनेला एवं इकोलाई दोनों के डीएनए को लिया और उसे जोड़कर एक अलग प्रकार का डीएनए बनाया, जिससे पुनर्योगल डीएनए तैयार हुआ। तो आपसे कोई पूछे स्टैनले कोहेन एवं हर्बर्ट वोयर ने जिन दो जीवाणुओं का उपयोग किया था वो कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे साल्मोनेला एवं इकोलाई दोनों जीवाणु हर्बर्ट वोयर और स्टैनले कोहेन के प्रयोग में काम में आए थे। कंप्लीट हो गया ये पुनर्योगल डीएनए तकनीक। अब पुनर्योगल डीएनए तकनीक से आगे ही हम चलेंगे अपने चरणों में, जहां से कि रियल बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है। रियल जैव प्रौद्योगिकी जो है वो अब आपके लिए स्टार्ट होगी, और वो स्टार्ट होगी जीन अभियांत्रिकी से। जीन अभियांत्रिकी मीन्स जीन इंजीनियरिंग। जीन इंजीनियरिंग की जो प्रमुख तकनीक है वो है रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक। यानी कि रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेट डीएनए प्राप्त किस प्रकार किया जाता है, किन चरणों में किया जाता है, वो ही है जीन अभियांत्रिकी। तो रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 6 चरण होते हैं। वो 6 चरण कौन कौन से हैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, और एक एक करके इनके अर्थ में आपको बताऊंगा, बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल। सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक को प्राप्त करने का जो चरण है वो है वांछित जीन का चयन। सिलेक्शन ऑफ फेवरेट जीन। वांछित क्या होता है? वांछित का अर्थ होता है मनचाहा। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं मनचाहा। वांछित क्या है? बायोलॉजी की भाषा है वांछित, और इसे हम नॉर्मली कह सकते हैं मनचाहा। मन वांछित फल पावे, यानी कि मनचाहा जो होता है वो होता है वांछित। जिसको भी हमारा दिल कहा उस जीन को हमने उपयोग में लिया, ये है वांछित जीन। सबसे पहले हम उस वांछित जीन का चयन करेंगे जिसके डीएनए को हम मिलाना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा वांछित जीन का चयन, और